सोचिए, क्या सिर्फ 5 साल में कोई राजा एक स्वर्ण युग बना सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम चौहान वंश के एक ऐसे ही शासक विग्रहराज चतुर्थ की कहानी जानने वाले हैं, जिनका इतना छोटा सा शासनकाल इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ गया। देखिए, मशहूर इतिहासकार दशरथ शर्मा तो उनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल तक कहते हैं। पर यहाँ एक बात गौर करने वाली है, उनका शासनकाल सिर्फ 5 साल का था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास था इन 5 सालों में जो इसे इतना असाधारण बनाता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके मिलिट्री स्किल्स की। विग्रहराज चतुर्थ सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, वो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। यहाँ उनकी 2 सबसे बड़ी सैन्य जीतों पर नजर डालते हैं। एक तरफ उन्होंने तोमरों से दिल्ली छीन ली, और ये चौहानों के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत थी, जिसने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को भी हराया, जिससे उनकी सैन्य शक्ति और भी मजबूत हो गई। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि उन्होंने दिल्ली जीती थी? क्योंकि उन्होंने इसका पक्का सबूत छोड़ा। ये जो दिल्ली शिवालिक अभिलेख है ना, ये उनकी जीत का एक ठोस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जिसे पत्थर पर उकेरा गया था। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ की कहानी सिर्फ एक विजेता की नहीं है, वो एक महान निर्माता और विद्वान भी थे, और उनकी विरासत हमें पत्थरों और कविताओं दोनों में देखने को मिलती है। उनकी सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक थी अजमेर में एक शानदार संस्कृत पाठशाला का निर्माण। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान और शिक्षा के लिए उनकी जो कमिटमेंट थी, उसका एक प्रतीक थी। और यहाँ एक बात है जो इसे वाकई में यूनिक बनाती है। उन्होंने इसकी दीवारों पर अपने ही लिखे नाटक हरे केली की पंक्तियां खुदवाई थीं। जरा सोचिए, एक राजा की वास्तुकला और उसकी अपनी आर्टिस्ट्री का क्या शानदार मेल है ये। हालांकि समय के साथ इस इमारत का रूप बदला। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस स्ट्रक्चर को 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दिया। इससे ये भी पता चलता है कि इस जगह का महत्व अलग अलग दौर में भी बना रहा। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी परियोजनाओं की नहीं थी, उन्होंने नागरिक प्रशासन पर भी पूरा ध्यान दिया, जैसे बालीपुर शहर का नाम बदलकर ज्वालापुर करना। ये उनके शासन का एक प्रैक्टिकल पहलू दिखाता है। चलिए अब उनकी पर्सनैलिटी के एक और दिलचस्प पहलू को देखते हैं, कला और साहित्य के लिए उनका प्यार। उनका दरबार कवियों और विद्वानों का एक हब हुआ करता था, लेकिन वो सिर्फ सुनने वाले या देखने वाले नहीं थे, वो खुद एक माहिर नाटककार थे, जैसा कि उनके नाटक हरी केली से साफ पता चलता है। कला के प्रति इसी लगाव की वजह से उन्हें कवि बांधव की उपाधि मिली। इसका मतलब है कवियों का भाई और संरक्षक। ये दिखाता है कि उस समय का आर्टिस्टिक समुदाय उनका कितना गहरा सम्मान करता था। तो इन सभी उपलब्धियों को अगर एक साथ रखकर देखें तो उनकी विरासत को हम कैसे आंक सकते हैं? उनके लिखने का हुनर इतना कमाल का था कि उनकी तुलना संस्कृत साहित्य के 2 दिग्गजों कालिदास और भवभूति से की गई। अब ये किसी भी लेखक के लिए और खासकर एक राजा के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। तो चलिए फटाफट से इसे समराइज करते हैं। तोमरों से दिल्ली पर कब्जा किया, गजनी के शासक को हराया, संस्कृत सीखने का एक बड़ा सेंटर बनाया, हरी केली जैसा मशहूर नाटक लिखा और कवि बांधव की उपाधि भी हासिल की। और ये सब कुछ महज 5 सालों में। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या किसी शासक की महानता को उसके शासनकाल की लंबाई से मापा जाना चाहिए या फिर उसकी उपलब्धियों की गहराई से? विग्रहराज चतुर्थ का जीवन और उनका काम शायद यही बताता है कि असरदार होना लंबे समय तक राज करने से कई ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।